अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल वफाकी हुकूमत ने आने वाले साल का बजट पेश किया है और इसहाक डार साहब ने बताया कि मुल्क को हम इस्तेकाम की तरफ लेकर आए हैं और अब आने वाले सालों में मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। इसहाक डार साहब ने कल ये भी बताया कि ये जो बजट है ये कोई इलेक्शन साल का बजट नहीं है, ये जिम्मेदाराना बजट है। लेकिन इस बजट के हवाले से अब ये बातें की जा रही हैं कि नंबर्स अनरियलिस्टिक हैं। ये जो रवा माली साल है इसमें भी कई ऐसे टारगेट्स थे जो कि हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। मिसाल के तौर पे जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 5% का था, लेकिन जीडीपी ग्रोथ 0.2% रही। जो एक्सपेंडिचर का टारगेट था, जो फिस्कल खसारे का टारगेट था, वो 4.9% टारगेट किया गया था, लेकिन खसारा इस साल में रहा 6.9%। इसके अलावा जो टैक्स का टारगेट था वो भी पाकिस्तान अचीव नहीं कर सका। सिमिलरली पीएसडीपी 800 अरब रुपए का रखा गया, लेकिन उसमें भी तकरीबन 250 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था। और अब यही कहा जा रहा है कि अगले साल के जो नंबर्स पेश किए गए हैं वो भी लगता है कि अचीव नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे जो टैक्स का टारगेट रखा गया है 9,200 अरब रुपए, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ जो नए टैक्सेस हैं वो 200-225 अरब रुपए के हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये टारगेट कैसे अचीव होगा। और जो इस वक्त तखमीना लगाया गया है कि इस साल माली खसारा जो है वो तकरीबन 6.5% का होगा या 7,000 अरब का होगा, वो भी कैसे अचीव हो सकेगा अगर टैक्स रेवेन्यू कम होगा। इसके अलावा ये भी बजट में जो नंबर सामने आया है कि पाकिस्तान वाकई इस वक्त इन मुश्किलात में है, मुश्किल हालात में ये बजट बना है, क्योंकि जो टोटल हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास प्रोविंसेस का शेयर देने के बाद जो रकम बचेगी वो 6,887 बिलियन की होगी। यानी कि ये रकम काफ़ी नहीं है सूद की अदायगियों के लिए भी। सूद की अदायगी 7,303 अरब होगी। यानी कि पहले दिन जब वफाकी हुकूमत अपना बजट बनाएगी और सूद की अदायगियों को सामने रखेगी तो इसका मतलब पहले दिन का जो माली खसारा है वो 416 अरब रुपए होगा सिर्फ सूद की अदायगियों के बाद। इसके बाद दिफाई बजट है 1804 अरब रुपए का, तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए, पेंशन 761 अरब रुपए, जो ग्रांट्स हैं वो 1464 अरब रुपए की हैं, सब्सिडी 1074 अरब रुपए और हुकूमती अखराजात 714 अरब रुपए। यानी कि तमाम बड़े अखराजात हम कर्ज लेके अदा करेंगे। इसके अलावा इस बजट में जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से भी रखी गई है, मुख्तस तखमीना लगाया गया है, उसके हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे अचीव होंगे। क्योंकि अगर तमाम पाकिस्तान के दोस्त ममालिक रोल ओवर कर दें जो कर्ज उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, इसके बावजूद तकरीबन 5 से 7 बिलियन डॉलर का शॉर्टेज होगा। और इस बजट में ये तखमीना लगाया गया है कि आने वाले साल में IMF की तरफ से पाकिस्तान को 2.4 बिलियन डॉलर मिलेंगे, जबकि अब तक IMF का मुआहदा जो 9th रिव्यू है इस दफ़ा वो हुआ नहीं है। अगली हुकूमत आएगी, नया मुआहदा करेगी, तो क्या पाकिस्तान को ये 2.4 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे। इसी तरह इस बजट में तखमीना लगाया गया है कि यूरो बॉन्ड और सुकूक की तरफ से पाकिस्तान को 1.5 बिलियन डॉलर रेज करेगा और कमर्शियल बैंक की तरफ से पाकिस्तान को 4.5 अरब डॉलर मिलेंगे। अब अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो सुकूक, यूरो बॉन्ड कैसे होगा, कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को कैसे ये रकम देंगे, इस पर भी सवाल है। और इसके अलावा जो तरक्याती बजट है 950 अरब रुपए का रखा गया है और उसके अलावा मजीद इसमें 190 अरब रुपए पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के हैं। ये टारगेट कैसे पूरा होगा इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये इलेक्शन ईयर की वजह से इतना बड़ा तरक्याती बजट रखा गया है, क्योंकि इसमें 300 नई स्कीम्स के लिए तकरीबन 450 अरब रुपए रखे गए हैं और जो पुरानी स्कीम्स हैं 871 स्कीम्स उसके लिए 500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में 2 बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने IMF के रवैये के हवाले से बात की कि IMF की तमाम शराइत हमने पूरी कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद IMF ने 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं किया, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं किया। और उन्होंने ये तक कहा कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी है, ये जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं जिसकी वजह से IMF हमसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर रहा। मजीद उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। दिस इज जियो पॉलिटिक्स। I can't say much on camera. You know and I know कि हम किधर खड़े हैं। पाकिस्तान का प्रोग्राम फरवरी में इसको शुड हैव बीन ओवर 9th रिव्यू। दिस इज टोटल अनफेयर, ग्रॉस अनफेयर ट्रीटमेंट टू पाकिस्तान। तो बात यह है कि अब पाकिस्तान को आप इस तरह कॉर्नर ना करें कि मैं आपका नहीं कह रहा, मैं उन अदारों की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा ये 3 महीने पहले हो जाता फरवरी में और ये बोर्ड मीटिंग हो चुकी होती, अब 2 महीने ले चुके थे, तो ये तो पूरा हो जाता। ये तो ऐसे है कि ऐसे एक कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछाया हुआ है और हमारे लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर उस लाइन पे सोचना शुरू कर देते हैं। आई कांट डायलेट मोर ऑन टेलीविजन, ऑन कैमरा। ये जियो पॉलिटिक्स हो रही है।
इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि इस वक्त बजट शुरू करने से पहले ही 416 अरब रुपए का खसारा होगा सिर्फ सूद की अदायगियों के हवाले से। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनकी ये राय है कि पाकिस्तान को डेट रीप्रोफाइलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना होगा, और कल इसहाक डार साहब ने इसी इंटरव्यू में कहा कि उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि पाकिस्तान को अभी से अपने डेट की रिप्रोफाइलिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। ये फ्रैंकली स्पीकिंग वी आर वर्किंग ऑन दैट। जो हमारे बायलैटरल हैं, वो हमारे जो भी ममालिक दोस्त हैं, उनके साथ हम इंशाल्लाह वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग देम कि जी हम उसको रीस्ट्रक्चर कर लें। रीस्ट्रक्चरिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग। हम उसका जो पीरियड है वो उसकी हम बाकायदा सर्विसिंग करेंगे। जो प्रिंसिपल रीपेमेंट्स है उसको हम यानी थोड़ा सा उसको बैक एंड पे ले जाएं, उसको हम स्टैगर कर दें, तो हमारी जो कैश फ्लो है उसको हम बेहतर मैनेज कर दें। वी आर डूइंग दिस ऑल दिस वर्क इन द बैकग्राउंड। तो इसहाक डार साहब ने कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ हम जा रहे हैं। बजट के हवाले से हम मजीद बात करेंगे। जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो किस हद तक रियलिस्टिक हैं, अचीव हो सकते हैं। वफाकी वजीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्योंकि प्लानिंग आप मिनिस्टर हैं, तो सबसे पहले PSDP के हवाले से बात कर लेते हैं। टोटल 1150 अरब रुपए है, जिसमें जो फेडरल PSDP है वो 950 अरब रुपए का है। इन हालात में इतना बड़ा PSDP का अमाउंट रखना क्या ये रियलिस्टिकली अचीव हो सकता है? क्योंकि जो रवा साल है उसमें भी तकरीबन 800 अरब रुपए का टारगेट था, जिसको रिवाइज करके 560 अरब रुपए किया गया है। तो इतना बड़ा टारगेट रखने की वजह क्या है? इलेक्शन का साल है, इसलिए इतना बड़ा बजट रखा गया है क्या? शहजाद, सबसे पहले तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि ये बड़ा टारगेट नहीं है, इसलिए कि 2017 में हमारा PSDP का हुजम 1000 अरब था, और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि 4 साल बाद जब हुकूमत में हम आए तो ये सुकड़ के 550 अरब रह चुका था। और अब इस वक्त आलम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो जारी मनसूबा जात हैं, अगर हमने उन्हें मुकम्मल करना है, इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ी है उसका भी तकाजा है कि जो हुजम है वो बढ़ना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि 2017 में अगर 1000 अरब था और आज 5 साल के बाद हम 1150 अरब के ऊपर हैं, तो ये इजाफा नहीं है, बल्कि अगर इजाफा देखें, मुझे आप पूछें तो कम से कम पाकिस्तान के PSDP का हुजम इस वक्त 2000 से ऊपर होना चाहिए। तो हम तो बहुत अंडर फंड कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट सेक्टर को। और आपने शुरू में ये कहा कि जो मौजूदा साल है इसमें हुकूमत टारगेट हासिल नहीं कर सकी, 5% ग्रोथ था और 0.3% ग्रोथ रही। तो सवाल ये है कि क्या आपको याद नहीं है, क्या कौम को नहीं मालूम कि इस साल में हम पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख के वर्स्ट क्लाइमेट डिजास्टर का निशाना बने थे, जिससे 31 अरब डॉलर का पाकिस्तानी मईशत को झटका लगा था। कोई और दुनिया की मईशत होती हमारे जैसे फंडामेंटल्स के साथ तो शायद वो कोलैप्स कर जाती। हमने पाकिस्तानी सोसाइटी ने, पाकिस्तान की इकॉनमी ने बड़ी रेजिलियंस का मुकाबला किया। लिहाजा जब भी ऐसी कुदरती आफत आती है तो हर कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर होती है, जिससे कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको आप छोड़ देते हैं। इसी तरह जो टारगेट सेट किए गए थे साल के शुरू में वो एक नॉर्मल ईयर के लिए किए गए थे, लेकिन जब 31 अरब डॉलर की पाकिस्तान को हिट पड़ी तो उन टारगेट्स का असल नंबर्स के साथ कोई मैं नहीं समझता ताल्लुक। और ये मीडिया को, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि इट वाज नॉट ए नॉर्मल ईयर। और आपको एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत ने इतने बड़े डिजास्टर के बावजूद मईशत को बिखरने से बचाया। ऐसे साहब, जब ये बजट पेश किया गया था पिछले साल, और उस वक्त तो ऑब्वियसली क्लाइमेट डिजास्टर नहीं हुआ था, फ्लड्स नहीं आए थे, तब भी हमने उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से इस पे बड़ी बहस की थी कि ये तमाम नंबर्स अनरियलिस्टिक लगते हैं। जितना करंट अकाउंट खसारा है पाकिस्तान का, अगर आप उसको स्लो करेंगे तो आप उसको कम करना चाहेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्लो करना पड़ेगा। तो 5% टारगेट अनरियलिस्टिक है ग्रोथ का। 11% अफरात ज़र होती हुई नजर नहीं आ रही थी, और उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया कि कुछ टारगेट्स इसमें से हमने ओवर एम्बिशियस रख लिए गए थे। तो अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता तब भी वो टारगेट अनरियलिस्टिक लग रहे थे। लेकिन इस साल के हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर क्लाइमेट डिजास्टर ना होता तो हम अगर 5% हासिल ना कर सकते, कम से कम 4.5% जरूर हासिल कर लेते। लेकिन जो क्लाइमेट डिजास्टर है उसका बहुत बड़ा पाकिस्तान की मईशत पे इम्पैक्ट था। 1/3 मुल्क जो है वो ज़ेरे आब आ गया था। हमारी ज़राअत उससे बहुत बुरी तरह मुतासर हुई, हमारे लॉजिस्टिक्स उससे बुरी तरह मुतासर हुए, हमारी रेलवे लाइंस कट गई, हमारी सड़कें कट गई, कई इंडस्ट्रियल सिटीज जो हैं वो डिस्टर्ब हुए। तो पाकिस्तान पे इसका बहुत बुरा और मनफी असर हुआ था। इसके बावजूद हमने मामलात को संभाला और अगले साल के लिए जो नंबर्स हैं मैं समझता हूं कि ये बहुत सोच समझ के रखे गए, ना इनके अंदर ओवर एम्बिशन है
और ना इनको बहुत ही कंजर्वेटिव रखा गया है। इस पर बारी बारी एहसन इकबाल साहब बात कर लेते हैं। आज शहबाज राना साहब की द ट्रिब्यून में स्टोरी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तो एनएसी पे जो अप्रूवल था पीएसडीपी का, उससे फिर ज़्यादा जो है अमाउंट रखा गया है सर्टेन मिनिस्ट्रीज़ के लिए, और ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल वजूहात की वजह से और इलेक्शन ईयर की वजह से किया गया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि एक मिसाल इसकी ये मिलती है कि जो 450 अरब रुपए हैं वो नई 300 स्कीम्स के लिए रखे गए हैं, रादर देन ये जो नॉर्मली होता है कि फोकस ये होता है कि जो ऑनगोइंग स्कीम्स होती है उसके लिए आप ज्यादा मुख्तस करते हैं। तो क्या ये इसीलिए किया गया है क्योंकि ये इलेक्शन साल का बजट है? मैं इनकी वजाहत करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि उनके शायद नंबर्स उन तक पूरे नहीं पहुंच सके होंगे। 60% से ज्यादा जो है इस पीएसडीपी के अंदर ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, और जो 40% न्यू स्कीम्स हैं ये वो है कि जो या अब हमारे पास इतना बड़ा फ्लड का जो जेनीवा कॉन्फ्रेंस हुई उसके तहत पाकिस्तान को इमदाद मिली, हमने इंटरनेशनल डोनर्स की मदद के साथ नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन के लिए खुद अपने वसाइल से भी नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। तो लिहाजा नए प्रोजेक्ट शुरू करने का ये मकसद नहीं होता कि वो लामहला कोई इलेक्शन के नुक्ता नज़र से हो रहा है। तो इसलिए ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हमने कोई गैर मामूली तौर पे पुराने मंसूबों की कीमत के ऊपर नए मंसूबे शुरू किए हैं। जो नए मंसूबे शुरू किए गए हैं वो अपने मेरिट के ऊपर है और वो कलील तादाद में है। लेकिन ऐसे सब ये खबरें तो आ रही थी ना कि जो ऑनगोइंग है, प्रोविंशियल प्रोजेक्ट का बजट आप लोग कम रखना चाहते थे, इत्तेहादी इस पे कन्विंस नहीं थे, वो आपको बढ़ाना पड़ा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बजट आप कम रखना चाहते थे लेकिन JUIF वहां पे मुतमईन नहीं थी, उनके इसरार पे आपको बजट बढ़ाना पड़ा। तो ये मुश्किलात तो पेश आई ना हुकूमत को। जी देखिए, ये बात आपको पेश नजर रखनी चाहिए कि ये कोई 12 या 13 जमातों की कोलिशन गवर्नमेंट है, ये एक आम एक सिंगल पार्टी की हुकूमत नहीं है। और जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका ताल्लुक बहुत पसमानदा इलाकों से है, ज्यादातर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। और हमने खास तौर पे इस दफा तरक्याती बजट में बलूचिस्तान का तकरीबन पंजाब के मुकाबले में दुगना शेयर रखा है तरक्याती स्कीमों के अंदर, ताकि जो हमारे पसमानदा इलाके हम उन्हें आगे लेकर आ सकें। जो हमारे 20 पसमानदा तरीन अजला हैं उनके लिए हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है कि जिनको अगले 5 सालों में हम कौमी धारे के अंदर लेकर आ सकें। लेकिन तो इसलिए ये चीज जो नॉर्मल है इसमें ऐसी लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि हमारा पीएसडीपी वक्त के साथ मजीद बढ़ना चाहिए था, खास तौर पे अगर हम देख रहे हैं कि मैसिव डिवैल्यूएशन भी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिस्कल स्पेस भी तो आपको चाहिए। इस बजट में तो वाजे नजर आ रहा है कि आप लोगों ने जो करंट एक्सपेंडिचर है उसको कम करने की कहीं से कोशिश नहीं की है। जो गमाते हैं वो भी बढ़ रहे हैं, सैलरीज, पेंशन, इन तमाम पर आपने 30-35% का इजाफा लगा दिया है, तो कोई कोशिश नहीं की है। और इस पे तो इसरार रहा है IMF का कि करंट एक्सपेंडिचर को तो आप कंट्रोल करें कम से कम। इस वक्त देखिए जो शहजाद हमारा डायलेमा किया, और यही वो एक बुनियादी चीज है जो हमने NEC के सामने पेश की है कि पाकिस्तान एक दोराहे पर आ गया है। 2017-18 तक हम एक तरक्की की ट्रैजेक्टरी पे जा रहे थे, लेकिन 4 साल जब पाकिस्तान को रडरलेस चलाया गया उसके नतीजे में आज ऐसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हमारे जो फेडरल रेवेन्यूज हैं वो तकरीबन 6,900 अरब रुपए के होंगे, और जो हमारी डेट सर्विसिंग की लायबिलिटी है वो 7,500 अरब की है। तो इसके अलावा अब आपके जितने भी अखराजात हैं, चाहे वो दिफा है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट है, चाहे वो सब्सिडीज है, जो भी है वो सब आपका बोरोड है। ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए हमने इसके साथ एक 5 E's फ्रेमवर्क रखा है जो पाकिस्तान को ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकता है। पिछले हमारे 4 सालों में रडरलेस चले, कोई डेवलपमेंट का डायरेक्शन नहीं थी, स्टेटस के ऊपर हुकूमत चलाई गई और मईशत चलाई गई। अब हमने एक्सपोर्ट को फोकस किया है, IT को, पाकिस्तान को फोकस किया, एनवायरनमेंट को फोकस किया, एनर्जी को फोकस किया और इक्विटी और एम्पावरमेंट को फोकस किया। एक हमारा फ्रेमवर्क है जिसके तहत अगर हम इस मुल्क को चलाएंगे तो इंशाल्लाह 3 से 4 सालों में हम न सिर्फ एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे बल्कि एक हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ जा सकते हैं। और दूसरी अहम बात देखिए, हमने आउटलुक 2035 भी पेश की NEC को। अगर हमने बिजनेस एज यूजुअल जारी रखा तो 2035 तक हम राइट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने पोटेंशियल के ऊपर चलें तो 2035 तक हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, गुर्बत को हम नीचे ला सकते हैं 15% से, और अनएम्प्लॉयमेंट को 5% के ऊपर ला सकते हैं। पाकिस्तान एक फास्ट ग्रोथ इमर्जिंग इकोनॉमी बन सकता है। तो हमें बहुत से फैसले करने, और मैं उसकी एक मिसाल देता हूं, लेकिन ऐसे साहब देखिए, आपका ताउन चाहिए। देखिए हमने इसी तरह जब ये फैसला जो काबीना ने किया था उसको NEC में लेकर गए
कि 8 बजे हमें तजारती मराकज बंद करने चाहिए, तो हमारे ताजरों के साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक रेजिस्टेंस आई, हमें एजुकेट करना है लोगों को कि आप बताइए, अमेरिका, यूरोप, जापान इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, G7 दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क हैं, किस मुल्क के अंदर 6 बजे के बाद तजारती मराकज खोले होते हैं? ये बात दुरुस्त है एहसन इकबाल साहब, लेकिन इसमें ऑब्वियसली लोगों ने हमें अपनी हैबिट्स, अगर एक मैं आखिरी मिसाल दूं, देखिए हमारी मिसाल एक ऐसे मरीज की है कि हमें मुआशी हार्ट अटैक हो गया है। अगर हमने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला तो अगला हार्ट अटैक फेटल हो सकता है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना है, अपनी प्रायोरिटी साहब, जहाँ पे सोसाइटी ने अपनी हैबिट्स को, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, वहीं पे हुकूमत ने भी अपने माइंडसेट को चेंज करना है ना। अब पिछले साल बजट में आप लोगों ने रिटेल होलसेल पे बड़ा मामूली सा फिक्स टैक्स लगाया था, लेकिन वो आपने विड्रॉ कर लिया क्योंकि उस वक्त आपकी पार्टी के अंदर से आवाज उठी कि ये ना लगाएं। इस साल भी आप लोगों ने टैक्स बढ़ाने के लिए आपका सारा का सारा इन्हिसार महंगाई पर और ग्रोथ पर है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी पर। आपने सिर्फ 200 अरब या 225 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए, उसमें फिर आपने कोई टैक्स ना रिटेलर पे लगाया, कोई ना होलसेलर पे लगाया, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तवज्जो है। वही आप लोगों ने कर दिया कि 0.6% 50,000 के विड्रॉल पे आप देंगे, यानी कि आप थोड़ा सा मजीद उनसे टैक्स लेना चाह रहे हैं, ना डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, ना उनसे पैसे लेना चाह रहे हैं। आपको पता है कि हम इस वक्त एक काइंड ऑफ रिसेशन के अंदर है, इकोनॉमी स्लो ग्रोथ के अंदर है। हमें जिस इस वक्त जरूरत है वो इकोनॉमी को स्टिमुलस देने की जरूरत है, और जो तरक्याती बजट है वो भी इसका एक जरिया होता है। हमारा इस दफा जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें ज्यादा कोशिश इस बात की है कि बजाय ये कि हम नए टैक्स नाफिज करें, जो टैक्स लीकेज है उसकी तरफ जाना चाहिए, और हमें अपने टैक्स नेट को ब्रॉड करना चाहिए, ताकि जो टैक्स रिजीम है इसके अंदर रहते हुए भी हम बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप टैक्सों का बोझ डालेंगे, इसका बोझ कंज्यूमर के ऊपर मैं तो इक्विटेबल टैक्स की बात कर रहा हूं एहसन इकबाल साहब। ये तो एक ऐसा शोबा है, रिटेल, होलसेल सेक्टर, रियल स्टेट, एग्रीकल्चर, जो कि टैक्स नेट में नहीं है। हम तो कह रहे हैं उनकी जो आमदनी है उस पर टैक्स लें, जैसे इंडस्ट्री देती है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर देता है, जैसे एक तनख्वाहदार शख्स देता है, वो अपनी आमदनी पर टैक्स देता है। इनको क्यों एग्जेम्पशन मिली हुई है? और ये हर साल हम यही करते हैं। 2015-16 में आप लोगों ने कोशिश की, तब भी प्रेशर आया ताजरों का, आप लोग पीछे हट गए। तो माइंडसेट सोसाइटी ने चेंज करना, लेकिन हुकूमत ने इस पे देखिए, एक बात तो ये है कि हमने कोशिश की है कि इसमें, जैसे पहले भी बजट्स के अंदर किया गया था, कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए टैक्स की शरहों को मुख्तलिफ जगहों पे कॉस्ट ऑफ डूइंग व्हाटएवर बिजनेस और ट्रांजैक्शन दे डू बढ़ाया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए। दूसरी बात यह है कि जो रिफॉर्म्स हैं, हमारी हुकूमत है 1 साल की। देखिए, 1 साल की हुकूमत है जो इट कैन डू दिस मच। इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत 5 साल का मैंडेट लेकर आएगी वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकती है। एक ऐसी हुकूमत जो आखिरी साल में 1 साल के लिए आए, अगर आप उसे ये बोझ देना चाहेंगे कि पिछले 4 सालों की जो नाकामी है उसकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो आखिरी साल में करे, ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा हमने जो जितना स्टेबलाइजेशन का अमल था वो किया है, मुझे एक ब्रेक लेने दें, इसके बाद बचा लिया है। इलेक्शन के बाद हमने मैं एक ब्रेक लूंगा, इसके बाद जरा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से भी बात करेंगे, उसमें जो टारगेट्स रखे गए हैं वो कैसे अचीव होते हुए नजर आएंगे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। इसके बाद वेलकम बैक नाज़रीन। कल वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया। एहसन इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, कल इसहाक डार साहब ने शाहजेब खानजादा साहब को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने तमाम IMF की जो कंडीशंस थी, प्रायर कंडीशंस थी, मान ली, अमल दरामद हो गया, लेकिन इसके बावजूद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हो सका है और हमें पैसे नहीं मिले हैं। और वो कह रहे हैं कि ये सारा कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसकी वजह जियो पोलिटिकल सिचुएशन है। अब उन्होंने कहा ज़्यादा तफसील में तो नहीं जा सकता, लेकिन वजह क्या है? क्या IMF चाहता क्या है कि चाइना के साथ जो हमारे मुआशी ताल्लुकात हैं उनको कम किया जाए, या जो अभी भी $2 अरब का शॉर्टफॉल है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में वो चाइना पाकिस्तान को दे? क्या डिमांड क्या है इस वक्त IMF की? क्यों आपको लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है ये? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि पाकिस्तान ने तमाम कंडीशनैलिटीज, जो प्रायर कंडीशनैलिटीज थी, उनको पूरा कर दिया, और ये खुद IMF भी इसकी तस्दीक कर चुका है। और ये वो सारी शराइतें जो पिछली हुकूमत तय करके गई थी और उसने अमल नहीं किया था, और हमने अपना पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे किया और इनको किया पाकिस्तान की खातिर। अब इसका 9th रिव्यू का इतना जो इल्तवा है उसका कोई जवाब समझ में नहीं आता कि किस वजह से उसको किया गया। और अगर जब आप तमाम शराइत पूरी कर चुके हो और फिर भी 9th रिव्यू ना हो रहा हो, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हो रहा हो, बोर्ड मीटिंग ना हो रही हो,
तो फिर जो मुबस्सरीन है या जो तज्जियाकार हैं वो जरूर ये कहेंगे कि शायद कोई इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है या क्या वजह है कि ये हो रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि IMF जो है इस चीज को जल्द कंक्लूड कर देगा। प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बारे में हमें कोई पॉजिटिव पेशरफ्त मिलेगी जरूर। ऐसे साहब, ये बजट 2-3 माह के लिए बनाया गया है और इसके बाद इलेक्शंस हो, नई पार्टी आए और फिर वो एक और बजट देगी, ये आपको लगता है कि यही बजट जो है अगले पूरे माली साल के लिए काफी होगा? नहीं, देखिए जो बजट है ये तो पूरे साल के लिए बनाया गया है और ये हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है क्योंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, हम एक इलेक्टेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है और अगर हमारे टेन्योर में बजट बनाने का मौका है तो हमें अपने पूरे खलूस के साथ और अपनी समझ के मुताबिक अगले साल का बजट बनाना है। अलबत्ता इलेक्शन के बाद जब जो भी कोई हुकूमत आएगी उसके पास ये हक जरूर होगा कि अगर वो इसमें कोई रद्दोबदल करना चाहे तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी वक्त भी रद्दोबदल कर सकती है। लेकिन हमने नहायत जिम्मेदारी के साथ जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में, और मैं फिर दोहराऊंगा, देखिए हमने इस बजट के साथ एक 5E फ्रेमवर्क पेश किया है। 2013 में हमने कौम से 3 E's, उसमें एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना, एनर्जी को फिक्स करना और इकोनॉमी को रिवाइव करना, ये 3E का प्रोग्राम दिया था जिसको फुलफिल किया था। अब फिर जो 5E's हैं जिसमें सबसे बुनियादी E एक्सपोर्ट है। हमें जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, हमें तमाम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, माइनिंग को, अपने मैन पावर, ये अहम बात है। लेकिन ऐसे सब जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि क्या इस बजट को रिवाइज करना पड़ेगा अगले IMF प्रोग्राम में जाने से पहले, क्योंकि आप लोगों ने कहा ये बजट हमने शेयर किया और IMF इससे मुतमईन होगा, लेकिन कैसे होगा? क्योंकि जो बैरूनी अदायगियों के हवाले से इसमें कहा गया है अगर तमाम हमारे दोस्त ममालिक ने जो डिपॉजिट्स दिए वो रोल भी हो जाते हैं तो ऐसे साहब $5 से $7 बिलियन का शॉर्टफॉल होगा। और आप लोगों ने बजट में, मैं अगर मुकम्मल करूं, आपने तखमीना लगाया कि अगले साल IMF पाकिस्तान को $2.4 अरब देगा। यूरो सुकूक बॉन्ड से हम $1.5 बिलियन हासिल करेंगे, कमर्शियल बैंक से $4.5 बिलियन हासिल करेंगे। अगर IMF हो जाता है तब भी ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, और अगर IMF नहीं होता तो ये रकम तो फिर पाकिस्तान को मिलनी नहीं है। देखिए हमने जो इस साल का गुजारा किया, जबकि बड़े पंडित कह रहे थे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा, तो हमने एक बड़ी प्रूडेंस के साथ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मैनेज किया। उसमें यकीनन हमें थोड़ी कीमत देनी पड़ी इंपोर्ट कंप्रेशन की, लेकिन उस इंपोर्ट कंप्रेशन से ये हुआ कि कई हमारी मुकामी तौर पे चीज़ें तैयार होने लग गई। एक मल्टीनेशनल के सीनियर ऑफिशियल मुझे मिले, वो कहते हैं कि जब LC'याँ नहीं खुल रही थी तो हमने मुकामी पाकिस्तान की सनत से बहुत से पुर्जे तैयार कराने शुरू कर दिए और बड़े अच्छे वो बनने शुरू हो गए। लेकिन हमने जो इंपोर्ट कंप्रेशन की उसने हमारा ट्रेड जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको काबू लाने में मदद की। इसी तरह अगले साल के लिए भी हम बड़ी प्रूडेंस के साथ जो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन है या उसको खोलना है, अपने इनफ्लोस के साथ उसको मैनेज करेंगे। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि जो नाकाबिले अमल हो। देखिए हमें नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तमाम तखमीना लगाने के बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंक से के जरिए इतनी रकम मिल जाएगी, कैसे मिलेगी सर? शहजाद एक मिनट प्लीज, एक जो बड़ी जरूरी बात है, लोगों को पता होना चाहिए कि आज जो हमें ज़र मुबादला के बहरान का सामना है, इसकी बुनियादी वजह 2021-22 में $84 अरब की इंपोर्ट है जो पिछली हुकूमत कंज्यूमर आइटम्स की करके गई है, और 50 अरब का तजारती खसारा था जिसकी वजह से हमारे तमाम फॉरेन रिजर्व्स खाए गए। लिहाजा हम बड़ी प्रूडेंस के साथ, जिम्मेदारी के साथ इसको मैनेज कर रहे हैं। और ये जो IMF का तकाजा था $2 अरब फालतू का, वो इसलिए ठीक नहीं है कि हमने उस तजारती खसारे पे काबू पाया है, इंपोर्ट्स को बंद करके $2 अरब की इंपोर्ट कम कर दी है, लिहाजा वो हमारी जरूरत उतनी कम हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 9 मई के वाक़यात के बाद सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके सबरा जहांगीर खान तरीन साहब हैं, जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अहम किरदार अदा कर चुके हैं। अब सवाल ये हो रहे थे कि कई रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल और इसके अलावा आमिर कियानी और कई शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो थी अब वो इस पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। और सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या जल्द परवेज़ खटक साहब भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओहदा है वो पहले ही छोड़ चुके थे। लेकिन आज परवेज़ खटक साहब ने ये ट्वीट करके बताया है कि उनका जहांगीर खान तरीन से कोई राब्ता नहीं है और वो ये पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे।
इसके अलावा एक अहम सवाल ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको अडियाला जेल से रिहाई मिली और उसके बाद वो 2 मरतबा साबिक वज़ीर आज़म और अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं, किस किस्म की पैगाम रसाई उन्होंने की है, इस हवाले से क्या सराही हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस पार्टी के हवाले से, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से आज उनसे सवाल हुआ और उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। एक नई पार्टी भी वजूद में आ गई है तरीन साहब की। देखिए, नई पार्टी ये एक्सेप्टेबल कितने होंगे कौम के लिए? मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक मरीज को हादसा हुआ और मरीज को इमरजेंसी में ले गए, डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और मुआयने के बाद उसने कहा डेड ऑन अराइवल। तो मैं यही कहूंगा, दिस इज अ लॉन्च व्हिच इज डेड ऑन अराइवल। कुरैशी साहब ने आज ये बात की, जिसका जवाब अलीम खान साहब ने अपने ट्विटर पर कुछ देर पहले दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और उसी को मालूम है कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। तमाम तर सियासी मामलात पर और ये नई पार्टी का हदफ क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका तमाम तज्ज़िया दुरुस्त साबित हुआ है। आपने कहा था कि तरीन साहब बड़े अहम हो जाएंगे सियासत में, अहम हुए हैं। कई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब उनको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपने इस हवाले से भी कहा था कि परवेज़ खटक साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन परवेज़ खटक साहब तो इनकार कर रहे हैं कि वो ना तो राब्ते में है तरीन साहब से और ना वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या ये वक्ती तौर पे इनकार है और आखिर में यही होगा जो अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब ने किया है? परवेज़ खटक साहब का ताल्लुक किस पार्टी से है? अभी तो पीटीआई से है, उहदा नहीं है कोई उनके पास। अच्छा, तो पीटीआई वाले थे वो क्या नाम है कराची वाला, इमरान जिसने कहा था मैं अपने आप को गोली मार दूं। अली जैदी साहब 2 दिन बाद क्या फैसला किया? इमरान इस्माइल ने क्या कहा था? 2 दिन बाद क्या फैसला किया? वो फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था? इन सब ने कहा था सियासत हम छोड़ देंगे, सियासत ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो पीटीआई वाले हैं परवेज़ खटक साहब भी, तो अब उसके बाद भी अगर हम किसी पीटीआई वाले लीडर को पता नहीं क्यों इतनी वो देते हैं कि उसकी बात दुरुस्त होगी या वो अपनी बात पे कायम रह सकेंगे, वो भी पीटीआई है ना। तो आपको लगता है कि आखिर में ये भी शामिल हो जाएंगे? वहाँ पे असल में उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि परवेज़ खटक, अभी पिछले सालों में तो ये आपस में लड़ते रहे ना, असद कैसर, परवेज़ खटक, महमूद ख़ान जी, और ये सब एक दूसरे के हरीफ थे। तो एक तो आप ये जहन में रखें कि परवेज़ खटक पिछले 4.5 सालों से तपे हुए थे। वो समझते थे और दुरुस्त समझते थे कि मेरी वज़ारत आला मुझसे छीन के जो मेरा हक़ था वो महमूद ख़ान को दे दिया गया। दूसरा फिर मुसलसल वो ये समझते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने जानबूझ के मुझे ह्यूमिलिएट किया। उस जैसे बंदे बैठे होते थे और असद कैसर को ये हुक्म था कि परवेज़ खटक वग़ैरह को फ्लोर नहीं देना है बल्कि मुराद सईद को देना है। तो वो इंतकाम भी उनके जहन में है। जहांगीर तरीन का एक तरीके से था, उनका दूसरे तरीके से था। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है आपस में कोऑर्डिनेशन करके कि हम जो भी फ़ैसला करेंगे तो मिल के करेंगे, इसलिए ताख़ीर हो रही है। असद कैसर, परवेज़ खटक, महमूद ख़ान, यानी एक ग्रुप अगर जाएंगे तो एक ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, एक ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। महमूद ख़ान भी उसमें शामिल है, शाह फरमान भी उसमें शामिल है, बाकी सब लोग भी इसमें शामिल है। तो इनका फ़ैसला ग्रुप की शक्ल में होगा। पंजाब से लोग जा रहे हैं, कराची से जो मुंतखब MNAs थे वो चले गए, परवेज़ खटक साहब अपने ग्रुप के साथ चले जाएंगे। तो इस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एक रोल नज़र आ रहा है, क्योंकि बज़ाहिर वो एक वाहिद फ़र्द हैं जिनको जेल से रिहाई मिली, जिन्होंने और इसके बावजूद उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत छोड़ी, ना पार्टी छोड़ी, ना पार्टी का ओहदा छोड़ा। तो यकीनन उनको जब रिहाई मिली है कोई पैगाम रसाई के लिए मिली। परवेज़ खटक ने आज बड़ी एक सियासी, वो तो सियासी जहन तो है ना, पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं, शेरपाव साहब के शागिर्द रहे हैं। वो उसने ट्वीट में लिखा है कि मेरी जहांगीर तरीन से रब्ता नहीं है। जी ठीक है, तो जहांगीर तरीन से तो रब्ता नहीं होता ना, ठीक। लेकिन ये सब लोग आपस में भी राब्ते में हैं और राब्तों वालों से भी राब्ते में है, ठीक। और एक तो कुछ हमारे कबल अज़ वक्त ख़बर ने भी काम ख़राब कर दिया, ठीक। दूसरी तो ये जो राब्ता आप कह रहे हैं कि अगर तरीन साहब से नहीं है तो जहांगीर खान तरीन साहब से ऊपर राब्ता है या उनसे नीचे राब्ता है?
बस जो राब्ते वाले होते हैं वही राब्ते होते हैं। जो लोग, जिन लोगों ने पीटीआई बनाई थी और इमरान खान के लिए लोग लाए गए थे और उनके लिए पार्टी बना रहे थे, पार्टी चला रहे थे, तो उन लोगों से परवेज़ खटक साहब राब्ते में हैं और असद कैसर साहब भी राब्ते में हैं और बाकी लोग भी, महमूद खान साहब भी राब्ते में हैं और ये आपस में भी राब्ते में हैं और इसीलिए उनको गिरफ़्तार भी नहीं किया जा रहा है, वरना फिर तो गिरफ़्तारी होती ना। वो एक तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी का जो फार्मूला है उसका मंतिकी नतीजा क्या निकलता है, और पहले उन्होंने गुजारिश भी ये की थी कि हमें ये शाह महमूद वाले ग्रुप में रहने दिया जाए, और दूसरा फिर वो मुनासिब वक्त का, तो मेरे ख़्याल में जो ही शाह महमूद का मामला एक तरफ बैठ जाएगा तो उसके बाद वो फ़ैसला करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से यही इतलात हैं कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करके उनको कहा है कि आप थोड़े अरसे के लिए पार्टी के मामलात से दूर हो जाएं, मुझे पार्टी संभालने दें ताकि पार्टी को इस मुश्किल वक्त से, वर्कर्स को मुश्किल वक्त से निकाल लिया जाए। आपको ये नज़र होता हुआ आ रहा है? क्योंकि अगर ये होता भी ऐसा तो इसमें इमरान खान साहब के लिए क्या है, क्योंकि आप तो बार बार कह चुके हैं कि उनके लिए तो मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, उनको डिस्क्वालीफाई भी होना है, वो जेल भी जाएंगे, तो क्या ये मुश्किलात टल जाएंगी अगर वो पार्टी के मामलात से साइड हो जाते हैं? तो देखिए, शाह महमूद उनके सामने ये फार्मूला पेश कर रहे हैं कि आप कुछ वक्त के लिए पीछे हट जाएं और पार्टी मेरे सपोर्ट कर लें, जिस तरह के नवाज शरीफ ने किया था, जिस तरह के माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मखदूम अमीन फ़हीम साहब को दे दिया, तो मुतलक इनकार इमरान खान साहब ने नहीं किया है। मेरी इत्तला के मुताबिक ये ख़बर गलत थी कि जी शाह महमूद को डांट दिया और ये कर दिया, अगर वो होता तो आज दोबारा मुलाकात ना होती जी। दूसरा, इस वक्त इमरान खान पे उनकी अहलिया का भी प्रेशर है कि आप कोई डील कर ले और दरमियाना रास्ता निकाल लें, तो अगर वो बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर शाह महमूद एंड कंपनी के इमरान खान के साथ किसी ने नहीं रहना है। अगर इस फार्मूले पे वो तैयार हो गए तो ठीक है, अगर इस फार्मूले पे वो तैयार नहीं होते तो फिर शाह महमूद भी उनके साथ नहीं रहेंगे। सही। और अगर वो तैयार हो जाते हैं तो ज़ाती तौर पे उनके लिए क्या मुश्किलात आसान हो सकेंगी? हाँ, फिर उनकी मुश्किलात में कमी आ सकती है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि पार्टी जो होगी, शाह महमूद की पार्टी, आप समझ सकते हैं कि किसकी पार्टी होगी। लेकिन फिर अगर इमरान खान साहब की मुश्किलात कम हो जाती हैं, पीछे से बैठ के वो इलेक्शन के हवाले से सपोर्ट करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को वोट देना है या हमारे जो मुंतखब लोग हैं जो हमने नॉमिनेट किए उनको वोट देना है, तो फिर क्या होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा। एक तो ये कि पहले से मतलब सियासत से सैकड़ों कह रहे हैं, लेकिन सैकड़ों नहीं, दर्जनों मुकदमात तो हैं ना, सही, जिसमें कुछ बिल्कुल ओपन एंड शट है। और फिर अभी हुकूमत का इरादा भी लगता है, जो मुख्तलिफ लोगों की गवाहियाँ आ रही हैं, तो उससे भी ये लगता है कि उनका मामला वो मिलिट्री एक्ट के तहत चलने वाले अदालतों में ही जाएगा। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में जो आज चलेगा उसमें तकरीबन ये बात वाज़ेह भी कर दी है। तो इतना आसान नहीं है। फिर इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन है कि वो जेल हो, सज़ा हो, डिस्क्वालिफिकेशन हो, उससे बचना फिर उनका मोजिज़ा होगा। तो वो उस सूरत में भी फिर ज़ाहिरी बात है कि बाहर अगर उनका कोई नामलेवा नहीं होगा तो वो भी एक ऐसी सूरत हाल है कि वो मैदान से आउट हो जाएं, सियासी मैदान से। अच्छा तरीन साहब, ये तरीन साहब की जो पार्टी है साहब, इसका मकसद क्या है? इन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है, सिर्फ इसलिए करना है कि इमरान खान की पार्टी का वोट कम कर सकें, वोट डिवाइड कर सकें, या वाकई ये रेस में भी है कि वो सीट्स मिले उनको? क्योंकि मुतज़ाद खबरें, कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी साथ ऑन बोर्ड है कि ठीक है ये पार्टी बनाई जाए, कोई कह रहे हैं कि नहीं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे नून लीग को, पीपल्स पार्टी को इससे परेशानियाँ होंगी, उनकी शिकवे होंगे कि ये पार्टी बन रही है और इस पार्टी में लोगों को शामिल किया जा रहा है। क्या इस वक्त सिनेरियो क्या है? नहीं है, वो तो देखें, पहली बात तो ये है कि वो पार्टी बनी क्यों बनी। एक तो इसलिए कि वो लोग इमरान खान के नहीं थे, वो किसी और के थे जो इमरान खान के पास लाए गए थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस दिन कहा जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वो वापस गए, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस गए। और जो लोग लाए थे, जिनके लोग थे, मसलन इसी शाह महमूद कुरैशी का मैं आपको 2002 का बताता हूँ। 2002 में इमरान खान इनके पीछे लगे हुए थे कि मेरी पार्टी में आ जाएं, तो इन्होंने जान छुड़ाने के लिए उनसे कह दिया कि जी मुझे एजेंसियाँ मना कर रही हैं। मुशर्रफ से इसने शिकायत कर दी,
तो मुशर्रफ ने फिर मुताल्लिका लोगों से कहा कि यार ये शाह महमूद वो क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी इमरान खान साहब रोज़ाना मुशर्रफ के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि मुझे इलेक्टेबल्स दे दे। तो शाह महमूद ने कहा था उस वक्त कि जी मैं इसको लीडर मानूंगा, ठीक। तो उनके और इमरान खान साहब की सोच और अप्रोच में तो कोई कदर मुश्तरक ऑब्जेक्टिव क्या है फिर आईपीपी पार्टी का? आईपीपी पार्टी का ऑब्जेक्टिव तो एक तो ये कि ये जिसकी अमानत थी इमरान खान के पास, उसको वो अपनी जागीर समझ चुके थे, हालांकि वो उनके पास अमानत थी। तो जिनकी अमानत थी उन्होंने अपनी अमानत वापस ले ली, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन लोगों ने तो सियासत ही करना है ना, कोई और काम तो कर नहीं सकते, जिस तरह हम सहाफ़त के बगैर कुछ कर नहीं सकते। तो वो सब तो पीपल्स पार्टी या नून लीग में एकोमोडेट नहीं हो सकते थे, और इमरान खान साहब के पास जाने के लिए वो थे कबूतर, उन्होंने उनको औकाब समझ रखा था, क्योंकि ये कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी तो नहीं थी, ये कोई नज़रियाती पार्टी तो नहीं थी, ये कोई इसी तरह जो है कि हमारे जिहादी तंजीमों या उनकी तरह की पार्टी। तो इससे आपको लगता है कि नून लीग को सेंट्रल पंजाब में, पीपल्स पार्टी को साउथ पंजाब में फ़ायदा होगा इस पार्टी के आने से, या उनको नुकसान भी हो सकता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना कि अब इन लोगों के पास कितने लोग आते हैं, फिर ये कि ये इलेक्शन में किस पार्टी के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। असलन अगर इनका नून लीग के साथ एडजस्टमेंट होती है तो पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, अगर पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट होती है तो फिर नून लीग को नुकसान होगा। तो ये तो आने वाला वक्त, अभी तो ज़ाहिरी तौर पर उनका ज़्यादा रुझान ये नज़र आता है कि आज मेरी ओन चौधरी से भी बात हुई थी, या अगर नून लीग के लीडरों के ये बयानात आप देख लें कि उनका ज़्यादा रुझान वो नून लीग के साथ एडजस्टमेंट की तरफ है। लेकिन ये जो लोग इस पर हैरत का इजहार कर रहे हैं ना, तो हैरत का इजहार उनको इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग जो थे सारे, आप कल सारे चेहरे देखें, ये वही लोग हैं, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी, इंक्लूडिंग परवेज़ खटक, इंक्लूडिंग महमूद खान, कि जो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे सियासत करने वाले लोग हैं। अब इमरान खान साहब ने उनको सियासी जमातें छोड़ के फ़ौज से लड़ाने पे लगा दिया, तो भाई वो इस काम के लिए तो नहीं आए थे आपके पास, वो तो उस इस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग और खुशनुदी हासिल करने के लिए आपके पास थे, और जब तक वो खुशनुदी उनके पास को मैसर थी तो वो उनके पास थे। अब जब उन्होंने उनसे टक्कर ले ली और उनके ख़िलाफ़ ऐसा हमला कर दिया कि जिसके बारे में ISPR कह रहा है, जो तमाम फोर्सेस की तर्जुमानी करता है, कि 75 साल में अज़ली दुश्मन वो काम नहीं कर सका जो इन्होंने कर दिया, तो वो कैसे इमरान खान के साथ खड़े रह सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।